दोस्तों, क्या आपको याद है कि जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था तब अभिजीत दीपके ने क्या कहा था? उन्होंने बड़े घमंड में कहा था, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन दोस्तों, कल का आया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देश के गृह मंत्री अमित शाह को मात दे दे और वे चुपचाप बर्दाश्त कर लें। यह भला कैसे संभव हो सकता है? महज 10 दिनों के भीतर अमित शाह ने एक ऐसा चक्रव्यूह बिछाया कि आज अभिजीत दीपके को खुद घुटनों पर आकर झुकना पड़ा है। इसे कहते हैं नहले पर दहला मारना। यूं ही अमित शाह को आधुनिक भारत की राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। अभिजीत दीपके पर उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी दांव ऐसा चला कि वे वापस अमेरिका जाने की मिन्नतें मांगने लगे, लेकिन कानूनी शिकंजा इतना मजबूत कसा जा चुका था कि उनके पास अमित शाह के आगे सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। कल सीजेपी नेताओं की बेहद तनावपूर्ण माहौल में हुई बैठक के बाद अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाचार होकर ऐलान कर दिया कि सीजेपी अब कभी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी और न ही उनका भविष्य में कोई चुनाव लड़ने का इरादा है। जो लोग कल तक दिल्ली की सड़कों पर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, आज उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। सवाल यह उठता है कि क्या केवल यह ऐलान कर देने भर से सीजेपी के नेताओं पर मंडरा रहा कानूनी खतरा टल जाएगा? क्या अमेरिका भागने के तमाम रास्ते बंद हो जाने के बाद अब इन नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? अमित शाह ने पर्दे के पीछे से ऐसी कौन सी फाइल खोल दी है जिससे पूरे सिंडिकेट की रातों की नींद हराम हो चुकी है? क्या सीजेपी के बाकी बड़े चेहरों की गिरफ्तारी अब महज कुछ दिनों का खेल बनकर रह गई है? और वो कौन सा सबसे बड़ा कानूनी शिकंजा है जो अंतिम क्षणों में कसने वाला है? अगर आप भी राष्ट्रहित, प्रशासनिक मुस्तैदी और कूटनीति के सबसे बड़े घटनाक्रम की पूरी अंदरूनी इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि कहानी के सबसे आखिरी हिस्से में अमित शाह के उस अंतिम मास्टर स्ट्रोक का खुलासा होगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई तो कुछ लोगों को लगने लगा था कि वे देश के प्रशासनिक ढांचे और सरकार की नीतियों को आसानी से डिगो या प्रभावित कर सकते हैं। उसी दौर में अभिजीत दीपके का वह बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह केवल एक बयान नहीं था, बल्कि देश की चुनी हुई सरकार और प्रशासनिक तंत्र को सीधी चुनौती देने की एक कोशिश थी। सोशल मीडिया पर मिले कुछ लाख फॉलोअर्स और डिजिटल हवा के दम पर सीजेपी के रणनीतिकार यह मान बैठे थे कि वे जब चाहें, जिस मुद्दे पर चाहें, दिल्ली के सत्ता गलियारों में दबाव बना सकते हैं। लेकिन वे एक बात भूल गए थे कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना और जमीन पर देश के संविधान व कानून का सामना करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। जब धर्मेंद्र प्रधान के मामले के बाद सीजेपी के नेताओं ने अपने तेवर और तीखे करने शुरू किए तो गृह मंत्रालय और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद खामोशी के साथ इस पूरे नेटवर्क की निगरानी शुरू कर दी। शुरुआती दिनों में सरकार ने किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली को जो लोग करीब से जानते हैं वे अच्छी तरह समझते हैं कि वे किसी भी मामले में जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते। पहले पूरा खाका तैयार किया जाता है, हर एक कड़ी को जोड़ा जाता है और जब साक्ष्यों का घेरा पूरी तरह मजबूत हो जाता है तभी प्रशासनिक तंत्र अपना काम शुरू करता है। सीजेपी के नेताओं को लग रहा था कि उनकी बयानबाजी और विरोध प्रदर्शनों से सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। वे लगातार इस भ्रम में रहे कि वे दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि पर्दे के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एक एक दस्तावेज, एक एक डिजिटल रिकॉर्ड और हर एक फंडिंग ट्रेल की फॉरेंसिक जांच में जुटे हुए थे। जब आप देश की व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अभिजीत दीपके और उनके सहयोगियों ने जिस तेवर के साथ शुरुआत की थी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि महज 10 दिनों के अंदर पासा किस तरह पूरी तरह से पलटने वाला है। दोस्तों, फिर आते हैं वे 10 दिन जिन्होंने इस पूरे सिंडिकेट का भूगोल बदलकर रख दिया। जब धर्मेंद्र प्रधान के मामले के बाद सीजेपी के तेवर जरूरत से ज्यादा तीखे होने लगे तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक खामोश लेकिन बेहद घातक ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले वित्तीय लेन देन और डिजिटल गतिविधियों की गहरी निगरानी शुरू की गई। अभिजीत दीपके और सौरव दास जैसे चेहरों को लग रहा था कि वे अपने बयानों से जनता का ध्यान भटकाते रहेंगे और पीछे से अपना काम आसान करते रहेंगे, लेकिन एजेंसियों ने सबसे पहले उनके विदेशी दौरों,
फंडिंग के स्रोतों और उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पूरा डेटा खंगालना शुरू किया जिनके जरिए माहौल खड़ा किया जा रहा था। जैसे ही जांच का घेरा तंग होने लगा और बैंक खातों से लेकर डिजिटल ट्रैक्स की फाइलें गृह मंत्रालय की टेबल पर पहुंची, अभिजीत दीपके को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। सूत्रों की माने तो जब उन्हें समझ आ गया कि इस बार मामला केवल सोशल मीडिया की बयानबाजी तक सीमित नहीं रह